हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग बिहार सक्षमता परीक्षा 3 हेडिंग आप देख रहे हैं, लेकिन जो भी प्रश्न होगा ये सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण यानी वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास और विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ पर्यावरण का प्रश्न होगा। और ये सीटेट दिसंबर 2024 और सक्षमता परीक्षा और अन्य एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और सक्षमता 3 के लिए ये काफ़ी रामबाण साबित होगा, क्योंकि सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए प्रश्नों का ये हल होगा। तो इन सब प्रश्नों को आप देखिए, यही प्रश्न रिपीट करता है और बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। सारी अप टू डेट शिक्षा से जुड़ी और स्टडी आपको इस पे कराई जाती है। चलिए, पहला सवाल है, पहला हम लोगों के लिए प्रश्न है जो भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग है। कौन है? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। आंसर 1 हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये 50 प्रश्नों का MCQ है। 50 प्रश्नों का MCQ है, शुरू से अंत तक देखें। कम समय में ये महामैराथन आपको कराया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, क्रांति से पहले फ्रांस में वित्तीय संकट का मुख्य कारण क्या था। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, लुई 16वां उस समय वहाँ का शासक यानी राजा लुई 16 थे। कौन? लुई 16। और 3 वर्गों में वहाँ के समाज बटा हुआ था और तीनों में आपसी मतभेद था। जो सबसे बड़ा, देखिए, जहाँ भी इंसान में मतभेद फूट पड़ेगा तो वहाँ आंदोलन का रूप ले लेता है और आंदोलन के बाद क्रांति का रूप ले लेता है। तो देखिए, क्रांति आंदोलन में अंतर होता है, ये सब चीज़ें समझाऊंगा। तो वहाँ वित्तीय संकट का कारण था अत्यधिक सैन्य खर्च। सेना पर अधिक खर्च किया जाता था, जिसके कारण से वहाँ वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। किस घटना से आतंक के शासन का अंत हुआ। तो देखिए, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। रोबेस्पियर के निष्पादन से आतंक के शासन का अंत हुआ। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो ये 4 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, क्योंकि शुरू में ही मैंने बताया कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लें। ऑप्शन है ना? ऑप्शन है बिल्कुल। 1917 के रूसी क्रांति ने किस शासन को उखाड़ फेंका। तो देखिए, पहले जो भी क्रांतियाँ हुई थी वो राजशाही शासन को उखाड़ फेंकने के लिए हुई थी और लोकतांत्रिक शासन यानी लोकतांत्रिक सरकार को बनाने की मांग हुई थी, जिसमें सबको अपना अधिकार मिले। तो यहाँ पे उत्तर निकल के आ जाता है, राजशाही सरकार को उखाड़ फेंकी। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान, 2 बार संविधान लिखा गया है, सभा द्वारा कब अपनाया गया। भारत का संविधान, ठीक है, कोई बात नहीं है, संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो ये लागू करने की बात नहीं हो रही है, कब अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को कब इसको अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू की बात की जाए, आपको यहाँ प्रश्न का जवाब देना है 6 नंबर प्रश्न का, कि इसे लागू कब कर दी गई थी, यानी भारत गणतांत्रिक राष्ट्र कब बना था। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आंसर तो आप जान गए 4 नंबर।
लेकिन और भी जो 3 ऑप्शन है वो भी काफ़ी शानदार ऑप्शन है। सचिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे? संविधान के अस्थाई अध्यक्ष थे। BN राव सलाहकार थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ये सलाहकार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक भी कहे जाते हैं और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और ये अस्थाई अध्यक्ष थे। ये वाला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे, तो BN राव। एक चीज़ यहाँ आप और जान लीजिए, HC मुखर्जी, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। HC मुखर्जी ये भारतीय संविधान यानी सचिव थे। क्या थे? अध्यक्ष नहीं, सचिव थे, उपाध्यक्ष थे, सचिव नहीं उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे? चलिए 9 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है, अभी मैंने चर्चा किया था। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 10 नंबर प्रश्न का भी जवाब आप ही को देना है कमेंट में कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारत में कानून बनाने का अधिकार किस संस्था की है? तो भारत में कानून संसद के द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो देखिए दोस्तों, मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद। और कितने भाग थे ये भी चर्चा कर लीजिए। मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद कितने? तो 395। ओके। और रही बात ये 12 क्या है, तो वर्तमान समय में अनुसूचियाँ, कितनी अनुसूचियाँ? तो 12। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। किस राज्य की राजधानी भूमध्य रेखा के निकट है? तो गोवा राज्य की राजधानी जो पणजी है, पणजी ये भूमध्य रेखा के नज़दीक है। क्या हो जाएगा? गोवा राज्य की राजधानी पणजी भूमध्य रेखा के निकट है। अगला प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना से पहले प्रमुख राजनीतिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो देखिए दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन जो था ये प्रमुख राजनीतिक संगठन था जो कांग्रेस के गठन से पहले यानी 1885 से पहले ये संस्था थी, इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो जब रॉलेट एक्ट, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड पारित हुआ था तभी वर्साई की संधि भी हुई थी। तो ये हुई थी 1919 में। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट के विरोध में किस दिन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया था? तो ये डेट था 6 अप्रैल 1920। 6 अप्रैल 1920, सॉरी ये रॉन्ग हो जाएगा, 6 अप्रैल 1919 होगा आंसर इसका। 6 अप्रैल 1919, क्योंकि उसी समय रॉलेट एक्ट आया था, तो 6 अप्रैल 1919। देखिए, चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ के याद कीजिएगा तो गलती भी कीजिएगा तो पकड़ में आ जाएगा कि हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, हम गलत आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन छांट सकते हैं जब आप होल नॉलेज लीजिएगा, चीज़ों को पूरे विस्तार से पढ़िएगा। केवल ऑब्जेक्टिव करने से आजकल जो कंपटीशन में प्रश्न आ रहा है काफ़ी थोड़ा डीप जा रहा है, तो इसलिए आप पढ़िए जिस चीज़ों को उसे अच्छे से पूरा पढ़ जाइए और MCQ लगाते रहिए, चाहे किसी भी चैनल पे या किसी भी बुक से, लेकिन स्टडी ज़रूर कीजिए रोज़
2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा आपको पटना, दिल्ली, कोटा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। बस केवल ट्रैक मिलना चाहिए कि हमें किस ट्रैक पे जाना है, हमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, ये है उधम सिंह ने किसे मारकर, किस नहीं, किस कर रहे हैं उधम सिंह। ये वाला किस नहीं है, ये वाला किस नहीं है। उधम सिंह किस कर लिए थे, किन को? माइकल वुड वायर को। इनको उधम सिंह ने जा कर के इंग्लैंड में किस कर लिया था। तो उधम सिंह ने किसे मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था? तो माइकल ओडवायर को। माइकल ओडवायर को मार करके इन्होंने बदला लिया था। विकी कौशल का मूवी भी बना हुआ है उस पर। जालियांवाला बाग में बसंत नाम से किस कवित्री ने कविता लिखी थी? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी थी बसंत नाम से। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की? तो ये आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। 1919 के जस्ट बाद कौन सा आंदोलन हुआ था भारत में, भव्य आंदोलन गांधी जी द्वारा? तो 1 अप्रैल 1920 को कोई आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। किसकी? असहयोग आंदोलन की। और बात कर लिया जाए, चंपारण आंदोलन 1917, खेरा आंदोलन 1918 गांधी जी द्वारा, असहयोग आंदोलन 1920, ताबड़तोड़ आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ो आंदोलन 1930। तो ये जैसे 1915 में वापस आते हैं भारत, उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ आंदोलन करते हैं गांधी जी। और जब वो 1893 में अफ्रीका गए थे तो दादा अब्दुल्ली कंपनी का केस लड़ने के लिए गए थे, और इन्हें ट्रेन से एक स्टेशन अफ्रीका में जो पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इनको बाहर फेंक दिया गया था। और श्वेत का चलता था ना पहले ढोल, वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने कहा था हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। ये संसाधन के बारे में किन्होंने कहा था? संसाधन के बारे में। और ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ही ये बात कहा था। और ये जब आप क्लास टेंथ का हिस्ट्री का बुक SCERT का पढ़िएगा, 10th का हिस्ट्री का बुक SCERT का, तो उसमें ये प्रश्न आपको मिलेगा। तो ये बिहार बोर्ड वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है ये सीरीज़। और जितना वो फ्रांस, रूस, ये सब क्रांति है, 9th क्लास के NCERT या SCERT का अगर आप बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सारे प्रश्न आपको मैच कर जाएगा। लेकिन अच्छे से पढ़ना होगा, उसमें बीच बीच में कंटेंट दिया रहता है, उसको अच्छे से समझना होगा। विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज से संबंधित है। किससे? शतरंज से। सॉरी, क्रिकेट पे लग रहा है, बोल सही रहा हूँ, लग गलत रहा है। शतरंज से। प्रत्येक वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे प्रत्येक वर्ष खेल दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर देंगे। चलिए अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस बिहार दिवस के दिन ही 22 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही बात कर लूँ 22 अप्रैल की, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। बात कर लूँ 5 जून की, तो विश्व पर्यावरण दिवस।
बात कर लूँ 8 मार्च की तो विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस। चलिए आगे बात कर लूँ। एक पौधे के रूप में विकसित होने के लिए बीज को हवा, पानी और डैश की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होगी, सूर्य की प्रकाश की। मैं इसका पूरा आपको इक्वेशन बता देता हूँ प्रकाश संश्लेषण का, और इससे भी प्रश्न बहुत सारा बनता है कंपटीशन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को और जल की आवश्यकता होती है कच्चे सामग्री के रूप में। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और सनलाइट के द्वारा ये टूटते हैं ग्लूकोज में C6H12O6 और ऑक्सीजन मुक्त होता है और साथ ही एनर्जी मिल जाता है। लीजिए हट गया, फिर से देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और यहाँ जान जाइए क्लोरोफिल और सनलाइट, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन गैस मुक्त हुआ, साथ में एनर्जी मिल गया। तो कच्चे सामग्री के रूप में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन गैस का निष्कासन करते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन श्वसन के दौरान कोई भी सजीव वस्तु ऑक्सीजन का इनहेल यानी ऑक्सीजन लेते हैं, त्याग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध है। तो देखिए दोस्तों, श्वेत मतलब उजला होता है, दूध भी उजला होता है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। बात कर ली जाए गुलाबी क्रांति की, झींगा और प्याज उत्पादन, गुलाबी क्रांति। बात कर ली जाए नीली क्रांति, तो ये नीली क्रांति, ये मिटा दीजिए। मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति, सरसों का फूल पीला होता है, ये ऐसे पीली लिखिएगा, पीली क्रांति, तो ये तिलहन उत्पादन। और रहा बात की काली क्रांति अगर आ जाए तो बायोडीजल उत्पादन, और हरित क्रांति तो ये तो नेम फेमस है, खाद्यान्न उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न, पीली क्रांति का संबंध है, आप लोग बताइएगा, अभी मैंने चर्चा किया। अगला प्रश्न है हम छोटे छोटे टंकियों में मछलियों को रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें, उस टंकी को क्या कहा जाता है? तो एक्वेरियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का घटक नहीं है? वसा है ही, कार्बोहाइड्रेट है ही जिससे ऊर्जा मिलता है, विटामिन है ही, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो भारतीय जैसा नाम मिल्खा सिंह और राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, यूरी गागरिन, तो ये हो जाएंगे राकेश शर्मा। और मिल्खा सिंह तो एथलीट थे, धावक थे। सुनीता विलियम्स भी स्पेस में जाती हैं। यूरी गागरिन भी पूरे विश्व में प्रथम बार गए थे। निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट का बंदरगाह है? भारत के इस पूर्वी तट के बंदरगाह की बात कर रहा है, इस तट की पूरब में, तो ये विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो ये जो चेन्नई का बंदरगाह है, ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। जीवाश्म ईंधन बहुत सारे डैश का कारण बनता है, तो जीवाश्म ईंधन प्रदूषण का कारण बनता है। अगला प्रश्न, जलीय पौधों को डैश से जाना जाता है? तो जलीय पौधों को हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय पौधे हैं,
तो उष्णकटिबंधीय पौधे मैंने बोल दिया है फसल, क्या हो जाएगा? फसल है। किसकी बात की जा रही है? फसल की। तो उष्णकटिबंधीय फसल है गेहूँ। क्या है? गेहूँ, जो रबी फसल भी है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? तो मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। आगे इस ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रॉबर्ट हुक 1665 में कोशिका की खोज, मृत कोशिका की, और जीवित कोशिका की लिवेनहॉक दांत के मसूरों में, और ये कॉक में पेड़ के छाल में। रोनाल्ड रॉस तो जान गए, मलेरिया परजीवी की खोज। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये थंडर यानी आकाशीय बिजली के बारे में बताया था। आगे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन नहीं कहा हूँ, प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप कहिएगा 2 नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, पहला। दूसरा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो 2 नियम है। कितने ने? ये 10th क्लास का सबसे हिटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में पारदर्शी नहीं है। तो देखिए कौन पारदर्शी नहीं है? हवा पारदर्शी है, साफ पानी पारदर्शी है, मतलब आर पार दिखाई देगा, उसमें वस्तुएं दिखाई देंगी, कांच के ग्लास से भी दिखाई देंगी। मजबूत पत्थर हो या कमजोर पत्थर हो, आर पार देख सकते हैं? नहीं, तो ये पत्थर हो जाएगा पारदर्शी, ये नहीं है, अपारदर्शी है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस की सहायता से किया जाता है? तो निकट में 3 है, 3 के लिए 4, और हमेशा लेंस, तो 3 के लिए 4 शब्द का लेंस। तो 4 शब्द किस में है? अवतल में। देख लीजिए, 3 का 4 और 2 का 3, मतलब दूर दृष्टि दोष के लिए 3 शब्द वाला लेंस, उत्तल लेंस। 2 का 3, 3 का 4, 2 का 3, 3 का 4, ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। तो निकट में 3 शब्द है, 3 के लिए 4, 3 देखिए 2 का 3, 3 का 4। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस की सहायता से निवारण किया जाता है। तो आंसर क्या निकल के आ गया? अवतल लेंस। और निकट के लिए, दूर के लिए उत्तल लेंस। दाब का एसआई मात्रक है। तो देखिए दोस्तों, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल का एसआई मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, और दाब का एसआई मात्रक पास्कल। 1 पास्कल में 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और रहा बात दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। मतलब आप चीज़ों को फैला दीजिएगा तो दाब जो लग रहा था अधिक, वो कम लगेगा। इसी वजह से ऊँट जो होते हैं रेगिस्तान में चल पाते हैं, क्योंकि उनका पैर जो होता है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। आप जो बैग अपने पीठ पे या कंधे पे रखते हैं उसका स्ट्रिप चौड़ा होता है। समझ गए आप लोग? और भी आगे बात कर लूँ। कार्य का एसआई मात्रक जूल, दाब का ये हो गया पास्कल, ये बल का एसआई मात्रक हो गया न्यूटन, और ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो गया ओम। ओके, ये चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग। चुंबक में कुल कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक में कुल 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्र रूप से जब हम चुंबक को लटकाते हैं
तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर लटक के रुक जाता है। ये याद रखिएगा। ये चुंबक में उत्तरी ध्रुव से रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं चुंबक के बाहर एक पैटर्न बनाते हुए। ठीक है, क्या बनाते हुए? पैटर्न बनाते हुए। चुंबक के बाहर बोला जाए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलती हैं, तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर विपरीत होता है। दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, और चुंबक के इर्द गिर्द जो चुंबकीय प्रभाव है उसी क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। समझ गए आप लोग मेरे बातों को? अगला प्रश्न, बाल नहीं बल। बल का ऐसा ही मात्रक यानी फोर्स का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। और सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक डाइन। क्या होता है? डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। याद रखिएगा, ये चीज़ पूछ लिया जाता है कभी कभी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। निर्वात में ध्वनि की चाल होती है, तो निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं करेगी, इसे गमन करने के लिए माध्यम चाहिए। देखिए, सबसे अधिक ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें? ठोस में, तब द्रव में, तब द्रव में, और तब गैस में। ओके, याद रखिएगा, ये चीज़ भी समझ जाइएगा। नाथुल्ला दर्रा स्थित, नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो पटना से नाथुल्ला की यात्रा आप क्लास 5 में पर्यावरण से पढ़ाए होंगे तो आपको मिला होगा, या नहीं पढ़ाए होंगे, कुर्सी तोड़े होंगे तो नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं। चलिए आइए देख लीजिए। ऐसा नहीं है, सभी लोग पढ़ाते हैं। कोई हिंदी पढ़ाते हैं तो उनको थोड़े मिलेगा वो, कोई इंग्लिश पढ़ाते हैं, कोई गणित पढ़ाते हैं, लेकिन जो शिक्षक पर्यावरण पढ़ाए होंगे उनको ये चीज़ मिला होगा। तो देखते हैं कमेंट में कितने शिक्षकों का ये जवाब आता है। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? टाइगर हिल, उसके बाद ये सिक्किम की राजधानी, ये सब सवाल उसमें था 5 में। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो उत्तर निकल के आ जाएगा त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा, 3 पूरा। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा किशनगंज। बिहार के लिए स्पेशल सीरीज अलग से बना दूंगा मैं, 20-30 प्रश्नों का, वहीं सक्षमता में आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ये मेरा वादा है, बनाया भी हूँ, आप देख भी सकते हैं जाकर। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। होते ही है, कहा क्या जाता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए, तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि एक संसद बनने की न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष। मत देने का न्यूनतम उम्र सीमा होना चाहिए, तो ये 18 वर्ष। पहले देखिए, पहले दोस्तों ये 21 वर्ष थे, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के तहत इसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है ये सबके लिए फ़ायदेमंद यानी एडवांटेज था ये सेशन। तो आप लोग इस सेशन को देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अप टू डेट के साथ साथ आपकी स्टडी भी इस चैनल के माध्यम से जारी रहेगी। और छठ पूजा में अपना ख्याल रखते हुए, अपने वातावरण का ख्याल रखते हुए बम उड़ाएं, ताकि वो प्रदूषित ना हो, और छठ पूजा काफ़ी जोश उमंग से आप लोग मनाएं।
छठ पूजा से पहले जैसे रिज़ल्ट आ चुका है बीपीएससी प्रधान शिक्षक का, छठ पूजा तक उम्मीद है या छठ पूजा के 2-4 दिन बाद तक कि सक्षमता 2 का भी रिज़ल्ट आ जाए और बीपीएससी टीआरई 3 का भी रिज़ल्ट देखने को मिल जाए। मैंने जैसे पहले ही बोला था कि पहले प्रधान शिक्षक का आएगा, तो आया, जितना कटअप बताया था उतना ही गया। पता ना कैसे वो तुक्का लग गया कि क्या लग गया, आप लोग मुझे तुक्का ही समझ लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको काफ़ी इस चैनल के माध्यम से एडवांटेज मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोगों से मुझे भी सीखने को मिलेगा। मैं कोई टीचर बन के आपको नहीं पढ़ाता हूँ, आपके फ्रेंड, आपके सर्किल का एक छोटा बंदा जो आपके साथ रहना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। तो फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ नए टॉपिक के साथ।